हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। आज हम लोग एक नया अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारा एग्जाम में सवाल यहाँ से आता है। एग्जाम में वेटेज भी बहुत अधिक रहता है इसका। 2-4 सवाल तो पक्का है, कोई भी एग्जाम में आ ही जाता है। क्लियर है सबको? और एग्जाम के साथ साथ इसका वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। सीखने में भी हमारे दैनिक जीवन में डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या महत्व होता है, कैसे कार्य करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा चीज बताया जाएगा। एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक बताया जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले दो शब्द आ रहा है, पाचन और एक आ रहा है तंत्र। तो तंत्र का मतलब समझा रहे हैं आपको, सबसे पहले सिस्टम का मतलब समझा रहे हैं, उसके बाद पाचन का मतलब समझाएंगे क्या होता है। तो आइए तंत्र का मतलब समझा रहे हैं क्या होता है। तंत्र का मतलब, जब दो या दो से अधिक अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उन अंगों के समूह को एक साथ तंत्र कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। क्या बोले हम? जब दो या दो से अधिक अंग मिलकर आपस में किसी कार्य को करते हैं तो उन अंग को समूह को एक साथ क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आइए एग्जांपल के साथ हम सबको समझाते हैं। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र का एग्जांपल होता है, इनमें ढेर सारे अंग आपस में मिले हैं, जैसे कि मुख, गुहा, ग्रास, नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ये ढेर सारे अंग आपस में मिले हुए रहते हैं। ये आपस में मिलकर कोई एक एक कार्य को संपादित करता है। क्या काम करता है आप सभी लोग जानते होंगे, खाना को पचाने में मदद करता है। तो किसी एक काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन अंगों के समूह को एक साथ सिस्टम बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। अंगों के समूह कौन कौन सा हो जाएगा? मुख, गुहा, ग्रास, नली, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत। इन सारे अंगों के समूह को एक साथ क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? और इनमें से कोई एक भी हट जाए, अगर इनमें से कोई एक भी हट जाए, मान लीजिए यहाँ से ग्रास नली को हटा दिए तो पाचन की क्रिया इसके बिना अधूरा हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, ग्रास नली को हटा देंगे तो पाचन सही से हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ भोजन कहाँ से आएगा? किसी को नहीं हटा सकते इसमें, फिर पाचन की क्रिया होगा ही नहीं, अधूरा हो जाएगा पाचन की क्रिया उसके। क्लियर है सबको? तो तंत्र का मतलब समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को करते हैं और अंगों के समूह को एक साथ तंत्र कहा जाता है। और उनमें से कोई एक अंग भी हट जाए तो कार्य जो है उस अंग के बिना पूरा कार्य उसका अधूरा रह जाता है, तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं। क्लियर है सबको तंत्र? तो आइए इस तंत्र को हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको बोर्ड पे लिखते हैं हम। सिस्टम, सिस्टम, तंत्र। आइए समझते हैं तंत्र क्या होता है। तो दो या दो से अधिक अंग, दो या दो से अधिक अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य को करते हैं तो उन अंगों के समूह को एक साथ, तो उन अंगों के समूह को एक साथ क्या कहा जाता है? उन अंगों के समूह को एक साथ हम लोग तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहते हैं। क्लियर है सबको? और कोई अंग भी हट जाए तो कार्य उसके बिना क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में एक और दैनिक जीवन से एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें कई सारे पार्ट जुड़े हुए रहते हैं। सीपीयू रहता है, माउस रहता है, कीबोर्ड रहता है, सारा चीज रहता है कि नहीं रहता है। अगर एक भी हट जाएगा उनमें से तो कार्य उसके बिना क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। मान लीजिए माउस हटा दिए तो माउस के बिना कैसे काम चलेगा कंप्यूटर में? वो कार्य उसके बिना अधूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दो या दो से अधिक अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को करते हैं, उन अंगों के समूह को एक साथ क्या कहते हैं? हम लोग तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। किसको दिक्कत नहीं होना चाहिए तंत्र में। आइए अब पाचन शब्द का मतलब समझते हैं, पाचन क्या होता है। पाचन, डाइजेशन इसका इंग्लिश होता है, डाइजेशन।
तो सुनिएगा। चलिए आइए समझते हैं पाचन क्या होता है ना। पाचन जो हम लोग खाना खाते हैं क्या वो बड़ा बड़ा कण रहता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स रहता है, चावल रोटी दालें सब खाते हैं, सब्जी सब तो बड़ा बड़ा कचरा रहता है। लेकिन जब पेट के अंदर जाता है तो क्या वो छोटे छोटे कचरा में कन्वर्ट होता है। तो इस क्रिया को ही पाचन कहते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं वो बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल्स। इस लार्ज मॉलिक्यूल जो है और छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है दांत के द्वारा। सबसे पहले दांत के द्वारा कन्वर्ट होता है, इस शरीर के अंदर जाता है तो उससे भी छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, उससे भी छोटा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है। तो यह क्रिया ही क्या कहलाता है, यह क्रिया कहलाता है डाइजेशन। लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब समझिएगा लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ, ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में यानी कि छोटे छोटे पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थ में बदलते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। किसकी उपस्थिति में ऐसा क्रिया होता है, तो ये होता है एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में ऐसा होता है। एंजाइम की उपस्थिति में ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल में। तो यह क्रिया क्या कहलाता है, पाचन। पाचन क्या होता है, एंजाइम की उपस्थिति में जब भोजन के बड़े कण छोटे कण में कन्वर्ट होते हैं तो यह क्रिया कहलाता है पाचन। क्लियर है सबको। जब भोजन के बड़े कण एंजाइम की उपस्थिति में छोटे पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। एंजाइम क्या होता है, एक नया वर्ड आया है एंजाइम, तो बताएंगे एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले पाचन के बारे में समझाते हैं आपको, ठीक है। तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। किसकी उपस्थिति में, तो एंजाइम की उपस्थिति में। आइए अब ये जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में क्यों बदलता है, आखिर क्या कारण है कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है। कोई तो कोई कारण होगा ना कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट किया जा रहा है। नहीं तो डायरेक्ट चावल रोटी खाते शरीर के अंदर जाता तो उसका हमारा कोशिका उपयोग करता, ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग के शरीर की कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी कहने का मतलब एकदम सूक्ष्म होती है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो हम लोग जो खाना खा रहे हो तो बड़ा बड़ा है, तो हम लोग कोशिका तक कब कैसे पहुंचेगा वो। तो इस बड़ा मॉलिक्यूल्स को कोशिका तक पहुंचाने के लिए डाइजेशन की क्रिया कराया जाता है, पाचन की क्रिया संपन्न कराया जाता है हमारे पाचन तंत्रों के द्वारा। क्या बोले हम लोग जो खाना खाते हैं वो बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन हम लोग के शरीर की कोशिकाएं जो है छोटी छोटी होती है। शरीर की कोशिका माइक्रो एकदम छोटा होता है, सूक्ष्म होता है ना। इस सूक्ष्म कोशिका तक हम लोग के खाना कैसे पहुंचेगा, जब पाचन होगा तब पहुंचेगा। तो कोई पूछेगा कि पाचन की क्रिया क्यों कराई जाती है, पाचन की क्रिया क्यों होता है, या जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में क्यों बदला जाता है, इसका रीजन क्या है, तो बताना है। कोशिका सूक्ष्म होती है, कोशिका कैसा होता है, सूक्ष्म। इस सूक्ष्म कोशिका जो है, सूक्ष्म कोशिका को, तो सूक्ष्म कोशिका होने के कारण खाद्य पदार्थ यहां तक पहुंचते हैं। खाद्य पदार्थ पहुंचेंगे। खाद्य पदार्थ कब पहुंचेंगे यहां तक, जो खाद्य पदार्थ तभी पहुंच सकते हैं जब इनका क्या होगा, जब इनका पाचन होगा। हम लोग के शरीर की कोशिका तो छोटी छोटी होती है, डायरेक्ट जो खाना खाए वो कोशिका तक जाएगा नहीं, तो उसको जाने के लिए उसका पाचन किया जाता है, उसका डाइजेशन किया जाता है। दोनों शब्द का मतलब समझ में गया। पाचन जटिल पदार्थों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्यों पाचन की क्रिया कराई जाती है, क्योंकि हमारी कोशिका छोटी छोटी होती है। जो हम लोग खाना खाए हैं हम लोग की कोशिका डायरेक्ट उसको अवशोषित नहीं कर सकती, इसलिए पाचन की क्रिया कराई जाती है। क्लियर है सबको यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए पाचन में नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पाचन से रिलेटेड एक एनसीईआरटी के अनुसार डेफिनेशन सीख लेते हैं। 10 क्लास के एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार एक डेफिनेशन बता देते हैं यहाँ पास क्या होता है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी में लिखता है जटिल पदार्थ को
जटिल पदार्थ को जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? हेतुपाचन कहलाता है। जटिल पदार्थ को जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा डेफिनेशन होता है इसका ना। आइए समझते हैं जैव उत्प्रेरक क्या होता है। तो जैव उत्प्रेरक का एक अच्छा एग्जांपल होता है एंजाइम। अभी पीछे हम एंजाइम का नाम लिए थे, तो आइए समझते हैं एंजाइम क्या होता है। जैव उत्प्रेरक का अच्छा एग्जांपल कौन होता है? एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है जो पाचन की दर को या तो बढ़ाता है या घटाता है। जनरली पाचन की दर को बढ़ा देता है। कहने का मतलब है जो खाना पचाने की दर है उसको बढ़ाने का जो काम करता है वो एंजाइम करता है। सुने होंगे खाना खाए तो चावल 4-3 घंटा में पच गया, दूध को पचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मांस को पचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये सब दर किस पे निर्धारित होता है? ये सारे दर निर्धारित होते हैं एंजाइम पे। एंजाइम ही होते हैं जो पाचन की दर को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। अत्यधिक एंजाइम रहेगा तो जल्दी पाचन की क्रिया होगा, कम एंजाइम रहेगा तो लेट से पाचन की क्रिया होगा। गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा डेफिनेशन लिखता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैव उत्प्रेरक का एग्जांपल कौन होता है? एंजाइम, जो पाचन की दर को या तो बढ़ाता है या तो क्या करता है? घटाता है। एनसीईआरटी लिखता है ऐसा। और इसी सवाल को, इसको जनरल लैंग्वेज में ऐसा एनसीईआरटी लिखा है, लेकिन इसी को हम तोड़ के यहाँ पर पूरा बताएं क्या है पाचन। एनसीईआरटी के अनुसार हो गया और ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं उसके अनुसार हो गया। क्लियर है सबको? आइए पाचन में कुछ और बात समझते हैं। पाचन कैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है, पाचन कैसा रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की क्लास में बताए थे कि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन बताया गया था आप सबको। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या है? उपापचयी अभिक्रिया क्या होता है? उपापचयी अभिक्रिया कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म रिएक्शन, शॉर्ट को रिएक्शन लिखते हैं रिएक्शन। तो पाचन जो होता है एक प्रकार का कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। कहने का मतलब उपापचयी क्रिया होता है। कौन? पाचन उपापचयी क्रिया क्या होता है? इंट्रोडक्शन क्लास में हम समझा चुके हैं। जब बड़े पदार्थ छोटे पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं तो इस क्रिया को उपापचयी क्रिया कहा जाता है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए तो यहाँ पास कि बड़ा पदार्थ लार्ज मॉलिक्यूल जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक प्रकार का कैसा रिएक्शन हो जाएगा? तो कैटाबॉलिज्म। एग्जाम वन डे एग्जाम में सवाल पूछता है पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? उपापचयी रासायनिक अभिक्रिया है, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब इसी में समझते हैं एक और अभिक्रिया के बारे में। पाचन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होता है, ऐसा किताब में लिखता है। भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। पाचन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऐसा क्यों एग्जाम बुक में लिखता है ये बताते हैं। भौतिक यानी मतलब फिजिकली, जब दांत से भोजन के टुकड़ा को तोड़ा जाता है तो होता है फिजिकली, और जब एंजाइम उसको तोड़ता है, एंजाइम कैसे तोड़ता है? तो मान लीजिए एक प्रकार का एंजाइम ऐसा है हमारे पास। एंजाइम क्या करता है? भोजन के टुकड़ा को घेर लेता है गोले से, और घेर करके ये अपना शेप ऐसा कन्वर्ट करके और इस भोजन के टुकड़ा को पाचन करता है। ऐसे मान लीजिए भोजन का टुकड़ा यहाँ पास है, ऐसे
इस भोजन के टुकड़ा को एंजाइम क्या करेगा, चारों ओर से घेर लेगा, और चारों ओर से घेर करके इस भोजन के टुकड़ा को क्या कर देगा, इस भोजन के टुकड़ा का पाचन कर देगा। क्लियर है सबको? हम क्या बता रहे थे, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। जब दांत से भोजन के कण टूटे तो भौतिक, जब एंजाइम उस पे क्रिया करके उसका पाचन किया तो कैसा हो गया, रासायनिक। तो पाचन कैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आइए अब इसी में कुछ और पॉइंट समझते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए, सपोज कर लीजिए एक थाली है, थाली, इसमें एक तरफ चावल रखा हुआ है, चावल, एक कटोरी में यहाँ पास दाल रखा हुआ है, दाल, एक कटोरी में सब्जी रखा हुआ है, सब्जी, एक कटोरी में हमारा घी रखा हुआ है, घी। क्लियर सबको? और इधर रखा हुआ है रोटी, इसको खाना है, खा सकते हैं ना, इसको खाना है। तो खाना जब खाएंगे तो इस सब साथ में अंदर जाएगा कि मतलब अलग अलग करके जाएगा, पहले रोटी जाएगा, फिर दाल लेके जाएंगे, तब घी ऊपर से डालेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। चावल, दाल, सब्जी सबको मिक्स करके ना अंदर लेके जाते हैं। तो जब ये सब मिक्स होके अंदर जा रहा है, घी है तो दाल में घी डाला हुआ है, तो सभी मिक्स होके जब अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो पहले पचेगा कौन, सब तो एक ही साथ जा रहा है, और पहले पचेगा कौन इसमें से? तो आप सभी लोग जानते हैं चावल और रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, चावल रोटी में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। दाल से क्या मिलता है हम लोग को, दाल से क्या मिलता है, दाल से मिलता है प्रोटीन, प्रोटीन। क्लियर है सबको? और घी से क्या मिलता है हम लोग को, घी से क्या मिलता है, वसा, घी से क्या मिलता है, वसा। क्लियर है सबको? तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में यही पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीन पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है मनुष्य के दैनिक जीवन के द्वारा। तो जब इस शरीर के अंदर जाएगा तो सबसे पहले पाचन किसका होगा, सबसे पहले डाइजेशन किसका होगा, ये सवाल उठता है। कार्बोहाइड्रेट का होगा कि प्रोटीन का होगा कि वसा का होगा, सबसे पहले डाइजेशन किसका होगा? तो सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद होता है प्रोटीन का, और सबसे लेट से डाइजेशन होता है वसा का। ऐसा क्यों, रीजन क्या है? सबसे पहले कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए देखोगे जब हम लोग का पेट खराब होता है तो गांव में लोग प्रचलित है, मरसट का भात खा ले ठीक हो जाए तो पेट। मरसट का भात कार्बोहाइड्रेट है उसमें, भात चावल में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट होने के कारण उसका जल्दी पाचन होता है, तो पेट जो खराब हुआ वो जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा, पेट खराब होता कैसे है, क्या ज्यादा तेलहन चीज खाने से? तो जब आवश्यकता से अधिक तेल का सेवन करेंगे तो वसा का पाचन लेट से होता है, तो पाचन की क्रिया लेट से, पेट में लेट से पचेगा, इसलिए हम लोग का पेट खराब हो जाता है। और जब खराब होता है तो क्या खाने के लिए कहते हैं, मरसट का भात। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी से पच जाता है, इसलिए चावल खाएंगे, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है उसमें, जल्दी से एंजाइम उसको पचा देगा, पचा उचा के साइड में कर देगा, पेट को सही कर देगा। क्लियर है सबको यहाँ पे? तो कोई पूछेगा सबसे जल्दी पाचन किसका होता है, सबसे जल्दी पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। लेट से पाचन किसका होता है, सबसे जल्दी पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है प्रोटीन का। उसके बाद किसका होता है, सबसे लेट से किसका पाचन होता है, तो सबसे लेट से जो पाचन हुआ वो किसका हुआ, वसा। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक, पाचन में यहाँ तक दिक्कत होगा किसी को? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं नहीं दिक्कत होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पेज पे अगला पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बताएं अभी, उपयोगी पोषक तत्व, उपयोगी पोषक तत्व। कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन के लिए उपयोगी होते हैं, तो बताइए आप सभी लोग। सबसे पहला क्या बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रोटीन और वसा।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन उपयोगी पोषक तत्व होते हैं हम लोग के खाना में। ठीक है, तो सबसे जल्दी पाचन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, फिर किसका? प्रोटीन का, फिर किसका? वसा का। तो इन तीनों का ना, इन तीनों का डाइजेशन होता है। इन तीनों का पहले क्या होता है, याद रखिएगा, इन तीनों का पहले होता है पाचन, और पाचन होने के बाद ये तीनों सबस्टांस हम लोग के शरीर के अंदर अवशोषित होते हैं। अवशोषित कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन के साथ साथ पहले पाचन होता है, तब क्या होता है? अवशोषण होता है। लेकिन कुछ ऐसे उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे उपयोगी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व जैसे कि जल, खनिज, विटामिन, लवण, ये ऐसे पोषक तत्व हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है। इनका पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट इनका अवशोषण होता है छोटी आंत के अंदर। अवशोषण, डायरेक्ट इनका क्या होता है? अवशोषण। इनका पाचन नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है? अवशोषण। ऐसे एग्जाम में सवाल पूछता है, निम्न में से किसका पाचन नहीं होता? जल, खनिज, लवण, जल, खनिज, लवण, विटामिन इत्यादि। जल, खनिज, लवण, विटामिन इत्यादि इनका क्या होता है? इनका पाचन नहीं होता, इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। ये छोटे कण होने के कारण, इतने छोटे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे होने के कारण ये डायरेक्ट कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब है हमारी कोशिका इसको उपयोग में ला लेती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके कण छोटे नहीं होते, इनका पाचन होता है, तब इनका अवशोषण होता है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट सबको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट में, पाचन में समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए तो सबसे पहले पाचन में कौन कौन से पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला पाचन यहाँ से स्टार्ट किए थे, डेफिनेशन बताए थे। उसके बाद बताए एक और एनसीईआरटी के अनुसार डेफिनेशन। उसके बाद बताए पाचन कैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है। दो अभिक्रिया होता है पाचन, रासायनिक अभिक्रिया बताया गया। सबसे पहला क्या बताया गया? तो वापचयी, उसके बाद भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद बताया जल्दी पाचन किसका होता है। तो जल्दी पाचन जो है सो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद किसका होता है? प्रोटीन का। उसके बाद किसका होता है? वसा का। उसके बाद क्या बताया? उपयोगी पोषक तत्व तीन होते हैं हम लोग के दैनिक जीवन में, जो हम लोग रोज खाते हैं। दाल, भात, सब्जी तीनों खाने से इस सारे चीज मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका पाचन नहीं, बल्कि डायरेक्ट क्या होता है? उनका अवशोषण होता है। उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक समझ में आया। अब आइए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो कैसे पाचन होके क्या में बदलता है, कैसे चेंज होके तब उसका उसको उपयोग में लाती है। आइए इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन के लिए, डाइजेशन हम शब्द क्या बताएं? बड़े बड़े ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसको छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, छोटा में, इसको और छोटा में तोड़ा जाता है, इसको और छोटा में तोड़ा जाता है। क्या मैं ये बताएं? एक किसकी मदद से ऐसा हो रहा है? ये सब जो है एंजाइम की मदद से ये सब क्रिया हो रहा है। एंजाइम ये सब क्रिया में मदद कर रहा है। एंजाइम क्लियर है सबको? जैसे कि किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब फर्स्ट टाइम पाचन होता है फिर बदलता है, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है सुक्रोज में, सॉरी सुक्रोज, माल्टोज, हाँ सही है। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है? सुक्रोज में। सुक्रोज में चेंज होने के बाद ये चेंज हो जाता है माल्टोज में, माल्टोज। फिर माल्टोज में चेंज होने के बाद ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज। तो एक किसका पाचन होता है ऐसे? तो एक कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसकी उपस्थिति में ये सब क्रिया हो रहा है? तो एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में ये सब क्रिया हो रहा है? एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? एंजाइम की उपस्थिति में।
कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हुआ, सुक्रोज में, सुक्रोज किसमें चेंज हुआ, माल्टोज में, माल्टोज किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद कोशिका इसको उपयोग में लाएगी, कोशिका उपयोग में लाएगी, उसका उपयोग में, उसका तक कौन जाता है, ग्लूकोज, उसका तक कौन जाता है, ग्लूकोज, उसका तक कौन जाता है, तो ग्लूकोज जाता है। सॉरी यहाँ पास एक गलत हो चुका है, इसको हम सुधार देते हैं, यहाँ पास स्टार्च होगा, कंफ्यूजन था हमको यहाँ पास स्टार्च। पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है, फिर माल्टोज में, फिर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। क्लियर है सबको? आइए अब समझते हैं फैट्स के बारे में, वसा के बारे में। वसा है या इसी को कहा जाता है लिपिड, लिपिड। तो वसा सबसे पहले कन्वर्ट होता है, वसा जो कन्वर्ट होता है वो वसीय अम्ल में कन्वर्ट होता है, वसीय अम्ल, और वसीय अम्ल में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कहां कन्वर्ट हो रहा है, कौन इसको कन्वर्ट कर रहा है, कौन एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, सब बताएंगे। अभी समझा रहे हैं हम पाचन, तो अभी बता रहे हैं कि कौन किस में कैसे कन्वर्ट होता है। क्लियर है सबको? सब समय के साथ बताया जाएगा। ये लिपिड वसा वसीय अम्ल कैसे हो गया, वसीय अम्ल से ग्लिसरॉल कैसे बना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च कैसे बना, स्टार्च से माल्टोज कैसे बना, माल्टोज से ग्लूकोज कैसे बना, सब समझाया जाएगा। पहले हम बता रहे हैं कि इसमें इसमें ये बदलता है। क्लियर है सबको? तीन चीज होते हैं इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, और एक और होता है जो प्रोटीन, प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे पहले चेंज होता है पेप्टोन, प्रोटीन किसमें चेंज होता है, पेप्टोन में, पेप्टोन में चेंज होने के बाद चेंज होता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड, और पेप्टाइड में कन्वर्ट होने के बाद कन्वर्ट होता है एमिनो, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। उसके बाद कोशिका क्या लाएगी, इसका इसको उपयोग में लाएगी, उसके बाद कोशिका इसको क्या लाएगी, कोशिका इसको उपयोग में लाएगी। क्लियर है सबको? कि प्रोटीन का पाचन ऐसे होता है, वसा का पाचन ऐसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऐसे होता है, तो सारा चीज सबको क्लियर होगा यहाँ तक। क्लियर है सबको? अब यहाँ से सवाल कैसे पूछता है एग्जाम में, ये हम आपको बताते हैं। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा था, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई एमिनो को कहा जाता है, एमिनो एसिड को कहा जाता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। क्लियर है सबको? ऐसे ही सवाल पूछेगा वसा का तो ग्लिसरॉल बोल सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज बोल सकते हैं। क्लियर है? हम लोग के अंदर जब तबीयत खराब होता है गर्मी के दिनों में, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम लोग को क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज, डायरेक्ट कोशिका उसको उपयोग में लाएगी, इसलिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? पाचन में इतना सारा कुछ बताया गया आपको, किसी को भी यहाँ तक दिक्कत है पाचन में, ये जितना भी चीज बताया पाचन तंत्र क्या हुआ था हम समझा चुके हैं, दो या दो अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को करते हैं, उन अंगों के समूह को आपस में तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। पाचन शब्द का मतलब समझाया गया आप सबको, पाचन शब्द का एक मतलब समझाया गया यहाँ पास। उसके बाद हम क्या समझा रहे हैं, पाचन किस किस चीज का कैसे कैसे पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का कैसे पाचन हुआ, वसा का कैसे पाचन हुआ, प्रोटीन का कैसे पाचन हुआ, ये सारा चीज समझाया गया। क्लियर है सबको? कौन किया, क्या किया, कहां पास हुआ, कैसे हुआ, सब समझाएंगे। अभी खाली याद रखेगा ऐसे ऐसे बदलता है, सीक्वेंस याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अब आइए समझते हैं पाचन के चरण, पाचन के कितने चरण होते हैं। पाचन के चरण, पाचन के मुख्यतः 5 चरण होते हैं, मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पाचन के मुख्यतः कितने चरण होते हैं, तो पाचन के मुख्यतः 5 चरण होते हैं, 5 चरणों में पाचन की क्रिया संपन्न। सॉरी, हम लोग के शरीर के अंदर भोजन के जो पाचन है 5 चरणों में होता है। सबसे पहला को बोलते हैं हम लोग अंतःग्रहण,
अंतर्ग्रहण। उसके बाद अंतर्ग्रहण करने के बाद भोजन का होता है पाचन, और पाचन करने के बाद भोजन का होता है स्वांग अवशोषण। अवशोषण अवशोषण करने के बाद भोजन का होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण स्वांगीकरण करने के बाद भोजन का होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो एक 5 चरण होते हैं पाचन के मुख्यतः। सबसे पहला चरण क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है आइए हम समझते हैं। भोजन को मुख में लेना, यह कहलाता है अंतर्ग्रहण। भोजन को क्या कहाँ लेना? भोजन को मुख में लेना। भोजन को मुख में लेना। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? भोजन को मुख के अंदर लेना पाचन अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। क्लियर है सबको यहाँ तक? भोजन को मुख में लेना। पाचन क्या होता है? अभी पाचन ही तो समझा रहे थे, इतना इतना देर से पाचन के ही तो बारे में समझा रहे थे। तो भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलना। भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलना। भोजन के बड़े कण को कौन से कण में बदलना? छोटे कणों में बदलना। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण भोजन को छोटी आंत तक पहुंचना। भोजन को छोटी आंत तक पहुंचना। भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलना, ये तो समझ में आ गया सबको। अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना समझ में आ गया। और शोषण क्या होता है? भोजन को छोटी आंत तक पहुंचना। जब भोजन छोटी आंत में चल जाती है तो छोटी आंत में जाने के बाद छोटी आंत तक पहुंचना। छोटी आंत में एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं हम लोग विलाई। विलाई जिसे बोला जाता है विलाई। विलाई के द्वारा क्या किया जाता है? विलाई के द्वारा पोषक तत्वों को, विलाई के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को विलाई के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है, मतलब सोख लिया जाता है। अवशोषित किया जाता है। इस क्रिया को एक बोलते हैं हम लोग अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? भोजन छोटी आंत तक जब पहुंचता है तो छोटी आंत में एक संरचना होती है जिसे बोलते हैं विलाई, रंसाकुर। हिंदी में बोला जाता है इसको रंसाकुर। इस रंसाकुर के द्वारा भोजन में, जैसे कि चावल रोटी खाते हैं हम लोग, उसमें चावल रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, दाल में प्रोटीन है। हम लोग को दिखता है यहाँ चावल रोटी में कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन ही है, हम खाली एकरे खा लेते हैं। अगर दिखता है तो खाली ओकरे खा लेते हैं, डायरेक्ट उसका उपयोग में ला लेते नहीं ना। तो जब छोटी आंत में भोजन जाती है पच करके, तो विलाई को सब नजर आता है। कार्बोहाइड्रेट को, पोषक तत्वों को अलग करेगा, प्रोटीन को अलग करेगा। इसी क्रिया को कहा जाता है अवशोषण। क्या कहा जाता है? अवशोषण। तो सबसे पहला क्या था? अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना। दूसरा क्या था? पाचन, बड़े आकार के कण को छोटे कण में बदलना। तीसरा क्या था? अवशोषण, भोजन को छोटी आंत तक पहुंचाना। तथा रंसाकुर के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करना। जब रंसाकुर के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्व अवशोषित होते हैं तो यह क्रिया कहलाता है अवशोषण। सोख लेना, अवशोषित करना मतलब पोषक तत्वों को सोख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर लिख लीजिए सोख। सोख लेना ये लिख लीजिए, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो विलाई के द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को सोख लेना। क्लियर है सबको? और स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है?
कार्य करने के लिए, अब पोषक तत्व सोख लिया तो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ऊर्जा जो आया, अब इस ऊर्जा का उपयोग करना, कार्य करने के लिए ऊर्जा को उपयोग में लाते हैं ना, कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा का उपयोग करना, कार्य करने के लिए किसका उपयोग करना, ऊर्जा का उपयोग करना, स्वांगीकरण। अभी पोषक तत्व सोख लिया तो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो इस स्वांगीकरण के द्वारा, स्वांगीकरण के द्वारा कार्य करने के लिए हम लोग ऊर्जा को उपयोग में लाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। एंड नेक्स्ट पार्ट है उत्सर्जन, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना। अब पाचन की क्रिया हो रहा है तो बेकार पदार्थ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, निकालना, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोग को उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। किसी को दिक्कत है पाचन के चरण में, पहला अंतर्ग्रहण, मुख में लिए भोजन को, फिर उसके बाद पाचन की क्रिया हुआ, छोटी आंत में गया, विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, एंड उसके बाद जो उससे ऊर्जा मिला उस ऊर्जा का उपयोग किया गया, स्वांगीकरण कहलाया। और बेकार पदार्थ उससे जो ऊर्जा के उत्पन्न होने के बाद, ऊर्जा सोखने के बाद जो बेकार पदार्थ बना उसको बाहर निकालना क्या कहलाया, उत्सर्जन कहलाया। इस तरह से पाचन हम लोग के शरीर के अंदर पूर्ण होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आप सबको समझ में आया होगा पाचन का मतलब और तंत्र का मतलब। अब ये दोनों से आपस में मिलकर बना है पाचन तंत्र। क्या बना है, पाचन तंत्र। क्लियर है सबको। तो भोजन के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में बदलने के लिए अंगों का समूह को पाचन तंत्र कहते हैं। नहीं आया समझ, फिर से एक बार बोल लेते हैं। भोजन के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में बदलने के लिए जो अंग के समूह आपस में काम करेंगे, उन अंग के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, उन अंग के समूह को कहते हैं पाचन तंत्र। क्लियर है सबको। तो आइए इस बात को अब हम लोग पाचन तंत्र के से स्टार्ट करते हैं, और पाचन तंत्र स्टार्ट होने वाला है। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र सीखेंगे तो किसका पाचन तंत्र सीखेंगे, सबसे पहले कुत्ता के सीखेंगे, बैल के सीखेंगे, भैंस के सीखेंगे, बोका के सीखेंगे, गधा के, किसका सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले पाचन तंत्र, वो सीखने वाले मनुष्यों का पाचन तंत्र। किसका पाचन तंत्र सीखने वाले हैं, मनुष्यों का पाचन तंत्र। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मनुष्यों का पाचन तंत्र, मनुष्यों का पाचन तंत्र। आइए सीखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं। हम लोग विकसित प्राणी है कि नहीं है, विकसित नहीं, सुविकसित है, मान विकसित से भी विकसित है। तो मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणियों में, मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणियों में पाचन की क्रिया के लिए एक अंगों का समूह पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। नहीं आया समझ में। आइए इस बात को बोर्ड पे हम लिख देते हैं, उसके बाद पढ़ के देखिएगा आप लोग समझ में आता है कि नहीं तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणियों में, सुविकसित प्राणियों में पाचन की क्रिया के लिए मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणियों में पाचन की क्रिया के लिए एक विकसित अंगों का समूह पाया जाता है, एक विकसित तंत्र पाए जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तंत्र का मतलब क्या होता है, अंगों का समूह, अंगों का समूह, एक तंत्र पाया जाता है,
पाया जाता है, जिसे मनुष्यों में पाचन तंत्र, मनुष्य जैसे सुविकसित प्राणियों में पाचन की क्रिया संपन्न कराने के लिए एक विकसित तंत्र उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है सबको? इस तंत्र की जगह पे एक और डेफिनेशन हम लोग जोड़ सकते थे, मनुष्य में पाचन की क्रिया के लिए जो अंगों का समूह आपस में मिलकर कार्य करता है उसी को पाचन तंत्र कहते हैं मनुष्यों में। क्लियर है सबको? या पाचन की जगह पर छोटे पदार्थ बड़े पदार्थ को छोटे पदार्थ में बदलने के लिए एक विकसित अंग होते हैं, एक विकसित अंगों का समूह पाया जाता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में बड़े पदार्थ को, बड़े भोजन के कण को छोटे भोजन के कण में बदलने के लिए एक अंगों का समूह पाया जाता है, जिसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में भोजन के बड़े कण को छोटे कण में बदलने के लिए एक विकसित अंगों का समूह पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। आइए दिखाते हैं विकसित अंगों का समूह कौन है। देखिए, वो विकसित अंगों का समूह ये होता है पाचन की क्रिया करने के लिए। ऐसे हम फिगर बनाए हैं, लेकिन ऐसे हम बोर्ड पे नेचुरली नहीं लेकर आए हैं, हम हैंड हाथ से ही बना दिए हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आप लोग भी बना ले। सबसे पहला स्टार्ट होता है मुख हुआ। हाँ, ये जो दिख रहा है मुख हुआ होगा ना, इसमें जो खाली जगह दिख रहा है उसको मुख हुआ बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है, उसके बाद एक नली जाती है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रास नली। ये जो दिख रहा है ना इधर, ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया, एक ट्रैकिया गया हुआ रहता है फेफड़ा में, लेकिन ये जो ग्रास नली है आया हुआ रहता है आमाशय में। तो ट्रैकिया के पीछे होता है ग्रास नली, इस बात को याद रखिएगा। ट्रैकिया के पीछे से, ट्रैकिया आगे की ओर होता है, इसके पीछे से एक नली निकली हुई रहती है जिसे बोलते हैं ग्रास नली। उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर रेक्टम होता है नीचे, अपेंडिक्स होता है साइड में, इस साइड में, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। तो यही होता है मनुष्य का पाचन। रेक्टम सबसे लास्ट का हिस्सा होता है मनुष्य का पाचन। सबसे शुरुआत हिस्सा कौन होता है, मुख हुआ। सबसे लास्ट हिस्सा कौन होता है, रेक्टम, आहार नाल का सबसे लास्ट। तो आइए हम लोग मनुष्य में पाचन तंत्र को एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्या होता है, कैसे क्या है ना। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, इसके बाद एक डायग्राम बनाया जाता है। आहार नाल, पाचन तंत्र को दो भागों में जनरली बांट के अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला भाग को बोलते हैं आहार नाल, इसी को बोला जाता है पाचक नली। पाचक नली। और एक और भाग को बोलते हैं सहायक पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां ये होते हैं ना। पाचन तंत्र को दो हिस्सा में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं, आहार नाल या पाचक नली या पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, आइए एक एक करके समझते हैं। आहार नाल में कौन कौन सा हिस्सा होता है, उसमें कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, ये सारा चीज आपको समझाते हैं। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा होता है मुख गुहा। मुख गुहा, इस मुख गुहा में जो पाचक ग्रंथि पाई जाती है उसे बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, और इस लार ग्रंथि से एक रस निकलता है, रस, जिसे हम लोग बोलते हैं लाला रस। एनसीईआरटी लिखता है लाला रस, या इसको हम लोग लार भी बोलते हैं, इसको लाला ग्रंथियां भी लिखता है एनसीईआरटी। लाला ग्रंथियां, लाला नाम वाला लाला नहीं है, ये दूसरा है ना, ग्रंथि का नाम है। तो सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, मुख गुहा। हम लोग के मनुष्य के पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा कौन होता है, मुख गुहा। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि। कौन सा रस निकलता है, लाला रस या लार निकलता है। क्लियर है? सबसे दूसरा हिस्सा का नाम होता है ग्रास नली।
ग्रास नली। इस ग्रास नली में नो ग्लैंड कहने का मतलब कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। नो ग्लैंड, कोई पाचक ग्रंथियां नहीं होगी। अब पाचक ग्रंथि होएगा ही नहीं तो रस का बात कहां से होगा उसमें। क्लियर है सबको। एंड थर्ड जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अमाशय। अमाशय, इस अमाशय में जो पाचक ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इस जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है इसको इंग्लिश में। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रस निकलता है उस रस को हम लोग बोलते हैं जठर रस। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक। पहला भाग कौन सा था, मुख गुहा। दूसरा भाग कौन सा है, ग्रास नली। तीसरा भाग कौन सा है, अमाशय। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। रस कौन सा निकलता है, जठर रस। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। तीन जोड़ा रहता है लार ग्रंथि, ये इधर इधर, एक जोड़ा इधर इधर, समझ में आ गया। फिर यहाँ यहाँ और फिर जीभ के नीचे दो जोड़ा रहता है, तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सब डिटेल में पढ़ाएंगे अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, पूरा डिटेल में बताया जाएगा ऐसा। अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। कौन सा रस निकलता है, जठर रस। अमाशय जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत में जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं आंत्र ग्रंथियां। आंत्र ग्रंथियां, आंत्र ग्रंथियां। और आंत्र ग्रंथियां से जो रस निकलता है उसको बोला जाता है आंत्र रस। आंत्र रस, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्कस। सॉरी, इसको बोला जाता है, एक और नाम होता है सक्कस एंटीरेकस या रेकस। सक्कस एंटीरेकस इसका नाम होता है आंत्र रस का। आंत्र ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। कौन सा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा हो गया। पांचवा हिस्सा जो नाम होता है वो होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें भी नो ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है, नो ग्लैंड ना। उसके बाद छठा हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम, इसमें भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, नो ग्लैंड, नो ग्लैंड। एक और छठा सातवां हिस्सा जो होता है साइड में होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स। ये सारा चीज एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अपेंडिक्स ये पहले काम का था, अब अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है इसे। अवशेषी अंग, अब इसे अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है, मतलब इसका कोई काम नहीं है हम लोग के रहने से ना। अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र हो गया, मनुष्य में पाचन तंत्र का डायग्राम हो गया। सबसे पहला पार्ट पढ़ने में मुख गुहा, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, अपेंडिक्स। और इसके अलावा दो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है हम लोग के शरीर में, लिख दे रहे हैं। दो सहायक ग्रंथियां, दो सहायक ग्रंथियां होती है हम लोग के शरीर के अंदर। सबसे पहला ग्रंथि का नाम होता है लीवर, कहने का मतलब यकृत, जो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाता है, लीवर। क्लियर है सबको। एंड तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, ये दो सहायक पाचक ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां जो इसी में उपस्थित रहती है। जैसे यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, लाला रस या लार। ग्रास नली में को ऐसा आहार नाल का ऐसा कौन सा पाएगा जहाँ पर ग्लैंड नहीं रहता, तो ग्रास नली वो बड़ी आती है। याद रखिएगा यहाँ पर ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं। ये सवाल पूछ सकता है। हम लोग के अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये सवाल पूछ सकता है। छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, आंत्र ग्रंथियां पाई जाती है। इससे कौन सा रस निकलता है, सक्कस एंटीरेकस।
या आंत्र रस निकलता है। बड़ी आंत में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कोई ग्लैंड नहीं होता है। रेक्टम में कोई ग्लैंड नहीं होता है। अपेंडिक्स से कैसा अंग है? अवशेषणांग है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ना है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसी आगे इसी लेक्चर में आगे लेक्चर वाइज आता जाएगा, सब चीज के बारे में डिटेल में बताते जाएंगे। किसी को भी यहाँ तक दिक्कत है? अवशेषी अंग कौन होता है? अपेंडिक्स। याद रखिएगा, आहार नाल का अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? अपेंडिक्स को कहा जाता है। अवशेषणांग होता है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में। आंत्र ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। और दो सहायक पाचक ग्रंथियां कौन होती है? सहायक पाचक ग्रंथियां लिख देना चाहिए था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। यकृत और अग्नाशय, पैंक्रियाज और लीवर, ये सहायक पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन की क्रिया में सहायता करती है या मदद करती है। क्लियर है सबको? उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास में मुख गुहा से एक एक करके टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। मुख गुहा पर आया डिटेल में क्लास में ले अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एक एक करके पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।